नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 मत बांधो कविता के प्रश्न उत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लें। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न पाठ से आगे आपकी बात। कविता में गति को ना बांधने की बात कही गई है। आप बांधने का प्रयोग किन किन स्थितियों या वस्तुओं के लिए करते हैं बताइए। संकेत, गांठ बांधना। बांधने का प्रयोग हम अलग अलग स्थितियों और वस्तुओं के लिए करते हैं, जैसे कपड़े में गांठ बांधना, जानवर को रस्सी से बांधना, बालों में रिबन बांधना, नाव को किनारे बांधना, पट्टी बांधना, घाव पर, चोट पर, किसी वस्तु को डोरी से बांधना। फिर अगला प्रश्न है, स्वर्ग शब्द से आशय है सुखद स्थान, सुख देने वाला स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की अनुभूति हो। अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? सूची बनाइए और घर के सदस्यों के साथ साझा कीजिए। तो उत्तर है, अपने घर, आस पड़ोस और विद्यालय को सुखद स्थान बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा घर में सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना, सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना, पड़ोसियों की मदद करना और उनसे मधुर संबंध बनाए रखना, विद्यालय में मित्रों और शिक्षकों के साथ सहयोग करना, पेड़ पौधे लगाकर वातावरण को हरा भरा बनाना, खेल और पढ़ाई दोनों में सहयोग और ईमानदारी रखना, किसी को अकेला या दुखी ना होने देना। अगला प्रश्न, कविता में सपनों की बात की गई है। आपका कौन सा सपना ऐसा है जो यदि सच हो जाए तो वह दूसरों की सहायता कर सकता है? उसके विषय में बताइए। तो उत्तर है, मेरा एक सपना है कि मैं शिक्षक बनूं। तो आप यहाँ पर अपना सपना लिख सकते हैं कि आपका सपना क्या है। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरा एक सपना है कि मैं शिक्षक बनूं और गरीब या जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दूं, फ्री शिक्षा दूं। यदि मेरा यह सपना सच हो जाए तो कई बच्चे पढ़ लिखकर अपनी जिंदगी सुधार सकेंगे। वे आगे चलकर समाज में दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। इस तरह मेरा सपना केवल मेरा नहीं रहेगा बल्कि समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होगा कि अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई इसमें होगी। अगला प्रश्न है, चर्चा परिचर्चा। सपनों में दोनों ही गति हैं, उड़कर आंखों में आता है। किसी एक के द्वारा देखा गया सपना बहुत से लोगों का सपना भी बन जाता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का सपना सभी भारतीयों का सपना बन गया। साथियों से चर्चा कीजिए कि आपके कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप अन्य लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे। तो उत्तर है, मेरे सपने जिनमें मैं औरों को जोड़ना चाहूंगा। तो पहला, प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का सपना। इसके लिए मित्रों के साथ मिलकर पौधारोपण करना यानी पौधे लगाना। दूसरा, सबको पढ़ाई का अधिकार मिले। इसके लिए दोस्तों का सहयोग प्राप्त कर झुग्गी बस्ती के बच्चों को पढ़ाना, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें पढ़ाना। तीसरा, खेल कूद या कला में एक समूह बनाकर आगे बढ़ना ताकि अकेला नहीं बल्कि पूरी टीम आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सृजन। विराम चिन्ह का फेर बदल। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। लेखन में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य या पंक्ति का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि विराम चिन्ह के प्रयोग से कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है।
ठीक है, वो हमें सही से पता लग जाता है और परिवर्तित भी हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो में रोको मत के बाद अल्प विराम चिन्ह यानी कोमा का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, रोको मत जाने दो, जिसका अर्थ है कि बिना रोके जाने दिया जाए, कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। वहीं रोको मत जाने दो में रोको के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अब दूसरी पंक्ति में रोको के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि जाने से रोका जाए। अब इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि रोको, उसे जाने मत दो, कि यहीं रोक लो, उसे जाने मत दो। दोनों ही पंक्तियों का अर्थ क्या है, अलग है। यहाँ पर देखिए, रोको मत के बाद कोमा लगा है और जाने दो, रोको मत जाने दो, कि उसे रोको मत, उसे जाने दो। और दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या है, रोको मत जाने दो, कि रोक लो उसे, जाने मत दो। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप किन चित्रों के लिए रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो का प्रयोग करेंगे? दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए और इन चित्रों को शीर्षक भी दीजिए। तो ये चित्र आपको दिए गए हैं। तो पहले चित्र में देखिए, एक एक बच्चा जो है वो अपने पिता के साथ सड़क पार कर रहा है और सामने से गाड़ी आ रही है, तो उसके पिता ने उसको हाथ देकर रोक दिया। तो इसमें क्या आएगा, रोको मत जाने दो, ठीक है, रोको मत जाने दो। और शीर्षक क्या होगा इसका, कि सड़क पार करते समय सावधानी, ठीक है, सड़क पार करते समय सावधानी, कि हमें सड़क पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अब दूसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है जंगल की ओर जा रहा है, ठीक है, और वहां पर बोर्ड में क्या लिखा है, यह बाघ विचरण क्षेत्र है, कि इस क्षेत्र में क्या है, बाघ है। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, रोको मत जाने दो, कि आगे नहीं जाना, आगे क्या है, खतरा है। तो शीर्षक क्या होगा, आगे खतरा है, ठीक है, आगे खतरा है। अब तीसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, छुट्टियां समाप्त, सैनिक जाने को तैयार। तो ये सैनिक है, ठीक है, और ये छुट्टी पर आया था, लेकिन अब इसकी छुट्टियां जो है खत्म हो गई हैं और अब वो वापस किस पर जा रहा है, ड्यूटी पर जा रहा है। तो ये उसके पिता हो सकते हैं, ये माता है, ये बहन हो सकती है, ठीक है, तो वो इनसे दूर जा रहा है। तो यहाँ पर हम किस वाक्य का प्रयोग करेंगे, कि रोको मत, कि इसे रोको मत जाने दो, क्योंकि शीर्षक क्या होगा हमारा, कि देश सेवा पहला कर्तव्य या धर्म, ठीक है। अब चौथे चित्र में देखिए, ये मतदान केंद्र है, यानी वोट डाली जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये व्यक्ति इस औरत से क्या कह रहा है, तुम मत जाओ। तो इसमें हम कौन से वाक्य का प्रयोग करेंगे, रोको मत जाने दो, कि इस औरत को रोको मत, इसे जाने दो, क्योंकि वोट डालना इसका भी अधिकार है, ठीक है, मतदान का अधिकार। अब अगले चित्र में देखिए, यहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं, बहुत सारी एम्बुलेंस भी आ रही है, ठीक है, जिसमें मरीज हो सकता है, ठीक है, और ये ट्रैफिक पुलिस जो है गाड़ियों को रोक रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कि रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो क्यों लिखा हमने, क्योंकि एम्बुलेंस भी है इसमें, ठीक है, कि एम्बुलेंस जो है उसमें मरीज हो सकता है। तो इसका शीर्षक क्या लिखेंगे हम, जीवन रक्षा पहले, कि जीवन रक्षा पहले है, इसलिए एम्बुलेंस को जाने दो, रोको मत जाने दो। अगले चित्र में देखिए, एक बच्चा है और उसके साथ एक व्यक्ति है जो देख नहीं सकता। तो बच्चा जो है उस व्यक्ति को सड़क पार करवा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, रोको मत जाने दो।
क्योंकि कोई भी गाड़ी वगैरह भी नहीं आ रही है और वो सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा पार कर रहे हैं। और शीर्षक होगा इसका मानव सेवा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कविता आगे बढ़ाइए। नीचे दी गई पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए अपनी एक कविता तैयार कीजिए। तो 2 लाइनें तो हमें दी गई हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कि इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। तो अब इससे आगे की कविता हमें खुद से बनानी है। इन सपनों की ज्योति न तोड़ो, आशा की किरणें मत मोड़ो, ये ही भविष्य का आधार है, इन्हीं से जीवन खुशगवार है। सपनों को उड़ने दो नभ में, बनने दो उजियारा जग में, हर बच्चे की आंखों में चमक हो, हर दिल में उमंग और धमक हो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। अगला प्रश्न, खोया पाया। मान लीजिए आपका सपना कहीं खो गया है, उसके खो जाने की रिपोर्ट तैयार करें। आपको स्कूल प्रशासन को यह रिपोर्ट भेजनी है। इसके लिए स्कूल प्रशासन के नाम एक पत्र लिखिए। तो आप इस तरह से पत्र लिख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय या महोदया, विद्यालय का नाम लिखना है यहाँ पर, और विषय क्या है, मेरे खोए हुए सपने की सूचना देने के संबंध में। महोदय महोदया, सविनय निवेदन है कि मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर समाज की सेवा करूं और गरीब बच्चों को पढ़ाई का अवसर दिलाऊं, परंतु कल से मैंने देखा कि यह सपना मेरे मन से जैसे खो गया है। मैं उदास और निराश महसूस कर रहा हूं। कृपया मेरे खोए हुए सपने को ढूंढने और उसे वापस पाने में मेरी सहायता करें। मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और विद्यालय के सहयोग से मैं अपना खोया हुआ सपना फिर से पा सकूंगा और उसे पूरा करने के लिए मेहनत कर सकूंगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी समस्या को गंभीरता से लेकर मुझे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद। भविद्य, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पे आपकी कक्षा और यहाँ पर दिनांक यानी तिथि। अगला प्रश्न, वाद विवाद। कक्षा में 5-5 विद्यार्थियों के समूह बनाकर एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। इसके लिए विषय है, व्यक्ति को बांध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। कि आप व्यक्ति को बांध सकते हैं लेकिन उसके जो दिमाग में जो कल्पनाएं चल रही हैं, विचार चल रहे हैं, उन्हें आप बांध नहीं सकते। एक समूह विषय के विपक्ष में और दूसरा समूह विषय के पक्ष में अपना तर्क देगा। पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है यहाँ पर। समूह 1, व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है, और समूह 2, स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको वाद विवाद करना है, यानी कि डिबेट करना है। एक समूह तो पक्ष में देगा, फेवर में, और दूसरा उसके अनफेवर में। ठीक है। तो विषय क्या है कि व्यक्ति को बांध सकते हैं उसकी कल्पना और विचारों को नहीं। तो समूह 1 जो विपक्ष में है, व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। ये क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति की कल्पना और विचारों पर नियंत्रण आवश्यक है। तो क्या क्या तर्क देते हैं कि अगर कल्पना और विचारों पर नियंत्रण ना हो तो व्यक्ति गलत दिशा में भी जा सकता है। दूसरा, अनुशासन और नियमों के बिना समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। हर विचार उपयोगी नहीं होता, कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए कल्पना और विचारों को मर्यादा में रखना जरूरी है। अब समूह 2 जो पक्ष में तर्क देंगे, स्वतंत्र विचार और कल्पना प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र विचार और कल्पना से ही नए आविष्कार और खोजें संभव हुई हैं। स्वतंत्रता से व्यक्ति आत्मविश्वासी और रचनात्मक बनता है। प्रगति और विकास का आधार स्वतंत्र सोच ही है। यदि कल्पना पर बंधन होगा तो नई सोच और नए सपने जन्म ही नहीं लेंगे। अगला प्रश्न, विद्यार्थी वाद विवाद के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अनुच्छेद लिखेंगे,
वाद विवाद की इस गतिविधि से हमें यह अनुभव हुआ कि अलग अलग विचार सुनने से सोच का दायरा बढ़ता है। हमने सीखा कि कल्पना और विचारों की स्वतंत्रता भी जरूरी है, परंतु अनुशासन और मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न, देखना, सुनना, समझना। धूम गगन में मंडराता है। सुगंध का अनुभव सूंघ कर किया जाता है। धुएं को देखा जा सकता है। वायु का अनुभव स्पर्श द्वारा किया जा सकता है और अनुभवों को बोलकर भी कहा या बताया जा सकता है, जैसे कि कोई कमेंट्री कर रहा हो। जो व्यक्ति देख पाने में सक्षम नहीं है, यानी जो व्यक्ति देख नहीं सकता, आप उन्हें निम्नलिखित स्थितियों का अनुभव कैसे करवा सकते हैं? वर्षा की बूंदों का। तो स्थिति कौन सी है हमारे पास? वर्षा की बूंदों का। कि एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, आप उसे वर्षा की बूंदों का अनुभव कैसे कराएंगे? तो उन्हें बारिश में हाथ बाहर करने के लिए कहें ताकि वे बूंदों की ठंडक और गिरने की टप टप ध्वनि को महसूस कर सकें। छत या पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज भी उन्हें वर्षा का अनुभव कराएगी। फिर दूसरी स्थिति है धुएं के उड़ने का। तो जलती हुई लकड़ी या धूपबत्ती के पास ले जाकर गंध गंध यानी सुगंध और धुएं की गंध का अनुभव कराया जा सकता है। हल्की हवा में उनके चेहरे की ओर आते गर्माहट और वायु का प्रवाह महसूस कराकर समझाया जा सकता है कि धुआं ऊपर उठ रहा है। फिर तीसरी स्थिति है खेल के रोमांच का। खेल के समय होने वाली तालियों की गड़गड़ाहट, खिलाड़ियों का जयकारा और तेज ध्वनि सुनाई जाए। किसी साथी को पकड़कर दौड़ने या कूदने की हलचल महसूस कराई जाए। इस तरह वे खेल की तेज गति और जोश को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, मूक अभिनय द्वारा कविता का भाव। विद्यार्थियों के बराबर बराबर की संख्या में दो दल यानी टीम बनाइए। दलों के नाम रखें कल्पना और आकांक्षा। तो एक टीम हो गई जिसका नाम है कल्पना और दूसरी टीम का नाम है आकांक्षा। कल्पना दल से एक प्रतिभागी आगे आए, कि कल्पना टीम से एक व्यक्ति आगे आएगा और मूक अभिनय या हाव भाव या संकेत के माध्यम से इस कविता की किसी भी पंक्ति का भाव प्रस्तुत करे, यानी बिना बोले। ठीक है, बिना बोले, सिर्फ हाव भाव से या संकेतों के माध्यम से करना है। ठीक है। और आकांक्षा दल के प्रतिभागियों को पहचान कर बताना होगा कि अभिनय में किस पंक्ति की बात की जा रही है। ठीक है। जो दूसरी टीम वाले हैं वो क्या बताएंगे कि इस अभिनय में, इस एक्टिंग में किस पंक्ति की बात की जा रही है। पहचानने की समय सीमा भी निर्धारित की जाए, कि टाइम भी रखा जाए कि इतने टाइम के अंदर आपको बताना है उत्तर। निर्धारित समय सीमा पर सही उत्तर बताने वाले दल को अंक भी दिए जा सकते हैं, कि अगर उन्होंने सही उत्तर बता दिया तो उस टीम को अंक दिए जाएंगे, लेकिन निर्धारित समय, जो समय निर्धारित किया है उसी समय के अंदर अंदर बताना है। इस तरह से खेल को आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे गतिविधि की रूपरेखा यहाँ पर दी गई है। दल का गठन हो गया। पहले तो विद्यार्थियों को दो बराबर समूहों में बांट दिया, कल्पना और आकांक्षा। फिर नियम समझाना है कि कल्पना दल का एक सदस्य मंच पर आएगा और कविता की किसी पंक्ति का भाव मूक अभिनय बिना बोले करेगा। फिर आकांक्षा दल को पहचानना होगा कि यह अभिनय कविता की किस पंक्ति या भाव से संबंधित है। तीसरी कंडीशन क्या है? समय सीमा। ठीक है, कि प्रत्येक अभिनय के लिए 30 सेकंड या 1 मिनट की समय सीमा तय करें। सही उत्तर देने पर 1 अंक और गलत उत्तर देने पर 0 अंक। और चौथी कंडीशन क्या होगी? अभिनय के लिए सुझाव, कि अगर पंक्ति में उड़ान का भाव है तो हाथ फैलाकर उड़ने का अभिनय करें। अगर पंक्ति में बारिश का वर्णन है तो हाथों से बूंदों के गिरने का संकेत दें। और अगर पंक्ति में दुख या हर्ष का भाव है तो चेहरे के भावों से दिखाएं। और पांचवा, खेल का अंत और विजेता।
खेल के अंत में सबसे अधिक अंक पाने वाली टीम विजेता होगी। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जिसे आप अपनी कक्षा में अपने मित्रों के साथ, समूह के साथ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन। अग्नि सदा धरती पर जलती धूम गगन में मंडराता है। आग, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं अचानक आ जाती हैं। सही जानकारी से आपदाओं की स्थिति में बचाव संभव हो जाता है। कि अगर हमें सही जानकारी हो इन आपदाओं की तो हम इस स्थिति में भी बचाव कार्य जो है कर सकते हैं। कक्षा में अपने शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए कि क्या-क्या करेंगे यदि कहीं अचानक आग लग जाए। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तुरंत शिक्षक या बड़े लोगों को सूचित करें। पास का अग्निशमन यंत्र या पानी गीला कपड़ा इस्तेमाल करें। अग्निशमन यंत्र यानी फायर ब्रिगेड, ठीक है। घबराकर दौड़ने की बजाय शांत रहकर निकटतम सुरक्षित स्थान की ओर जाएं। कि जो भी आपके निकट सुरक्षित स्थान है वहां जाएं। और दूसरी स्थिति कि आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, तब आप क्या करेंगे? ऊंचे स्थान पर चले जाएं, बिजली के खंभों और गड्ढों से दूर रहें, आवश्यक सामान जैसे पानी, खाना, दवा लेकर सुरक्षित जगह पर जाएं। फिर तीसरी कंडीशन, भूकंप आ जाए, तब क्या करेंगे? तुरंत टेबल या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाएं, खिड़की, पंखा, भारी अलमारी जैसी चीजों से दूर रहें, खुली जगह मिलते ही बाहर चले जाएं। अगला प्रश्न है मैं आपदा के समय क्या करूंगा या करूंगी? एक सूची या चित्र आधारित योजना बनाइए। तो उत्तर है मैं आपदा के समय सबसे पहले शांत रहूंगा और घबराऊंगा नहीं। तुरंत अपने परिवार, शिक्षक को सूचित करूंगा। सुरक्षित स्थान जैसे खुला मैदान, ऊंचाई, अग्निशमन स्थल पर जाऊंगा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की मदद करूंगा। मोबाइल या सीटी जैसे साधन से दूसरों को संकेत दूंगा। आवश्यक वस्तुएं, पानी, दवा, टॉर्च संभाल कर रखूंगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। अगला प्रश्न है शिल्प। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। हमारे देश में हजारों वर्षों से अनगिनत शिल्प प्रचलित हैं। उनमें से कुछ के बारे में आप पहले से जानते होंगे। इनके बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए शिल्प कार्यों को उनके सही अर्थों या व्याख्या से मिलाइए। तो यहाँ पर दिया गया है शिल्प कार्य और यहाँ पर उनका अर्थ या व्याख्या। तो काष्ठ शिल्प, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है लकड़ी से वस्तुएं, खिलौने, मूर्तियां आदि बनाना। ठीक है, तो इसका मिलान इससे करेंगे। अगला है मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका का अर्थ होता है मिट्टी, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। मिट्टी से बर्तन, दिए, मूर्तियां और सजावटी चीजें बनाना। तीसरा है धातु शिल्प, तो इसका मिलान आप किससे करेंगे? तांबा, पीतल, लोहे जैसी धातुओं से दीपक, मूर्तियां, थालियां आदि बनाना। चौथा कांच शिल्प, इसका मिलान कांच से झूमर, सजावटी वस्तुएं और रंगीन खिड़कियां आदि बनाना। ठीक है। अगला है वस्त्र शिल्प, तो इसका मिलान किससे करेंगे? कपड़ों पर कढ़ाई, बुनाई, छपाई, बंधेज आदि सजावटी कार्य। ठीक है, इसका मिलान इससे। छठा है कागज शिल्प, तो इसका मिलान होगा कागज से खिलौने, सजावट, लिफाफे और पेपर मेशी बनाना। मेशी बनाना, पेपर मेशी बनाना। पेपर मेशी बनाना। ठीक है, तो इसका मिलान इससे होगा। अगला देखिए पत्थर शिल्प, तो पत्थर शिल्प इसका मिलान किससे होगा? संगमरमर या अन्य पत्थरों से मूर्तियां बनाना, मंदिरों की सजावट करना आदि, तो इसका मिलान इससे। अगला है चमड़ा शिल्प, तो चमड़े से जूते, बेल्ट, बैग और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाना, तो इसका मिलान इससे होगा। नंबर 9 बांस और बेत शिल्प, तो इसका मिलान आप किससे करेंगे?
बांस और बेत से टोकरियां, कुर्सियां, चटाई, पंखे आदि बनाना। अगला है मोती एवं आभूषण शिल्प। तो इसका मिलान आप किससे करेंगे? रंग बिरंगे मोतियों से हार, कंगन, झुमके आदि गहने बनाना। ठीक है। 11वां लाख शिल्प। तो इसका मिलान होगा इससे, लाख से चूड़ियां, खिलौने, डिब्बे और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाना। ठीक है। अगला है शीशा शिल्प। तो इसका मिलान आप किससे करेंगे? कपड़ों या सजावट की वस्तुओं में शीशे जोड़ना या जड़ाई करना। अगला है चित्रकला शिल्प। तो इसका मिलान होगा इससे, पारंपरिक चित्रकलाओं जैसे मधुबनी, गोंड, वर्ली आदि से कलाकृतियां बनाना। तो इसका मिलान हो गया इससे। और नक्काशी शिल्प, लकड़ी, पत्थर या धातु पर बारीक खुदाई द्वारा डिजाइन बनाना। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। तो इस तरह से आपको इन शिल्प कार्यों का मिलान इनके अर्थ या व्याख्या से करना था। अगला प्रश्न देखिए, अपने विद्यालय या परिवार के साथ हस्तशिल्प से जुड़े किसी स्थान या कार्यशाला का भ्रमण कीजिए और उस हस्तशिल्प के बारे में एक रिपोर्ट बनाइए। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। इसमें आपको किसी भी ऐसी जगह में जाना है जहाँ पर हस्तशिल्प से जुड़े कार्य किए जाते हों। ठीक है। या राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहालय के नीचे दी गई वेबसाइट में आपको कौन सा हस्तशिल्प या कलाकृति सबसे अच्छी लगी और क्यों, उसके विषय में लिखिए। तो इस वेबसाइट में आपको जाना है और आपको कौन सी हस्तशिल्प या कलाकृति सबसे अच्छी लगी आपको बताना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है झरोके से। अभी आपने जो कविता पढ़ी उसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। अब पढ़िए इन्हीं के द्वारा लिखी एक कहानी गिल्लू का अंश। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। अगला प्रश्न सांझी समझ। गिल्लू कहानी को पुस्तकालय से ढूंढकर पूरी पढ़िए और अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए। अभी जो आपने ऊपर ये कहानी पढ़ी, आपको पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से इस कहानी को पूरा पढ़ना है और अपने साथियों के साथ इसके बारे में चर्चा करनी है कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है खोजबीन के लिए। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से आप महादेवी वर्मा और उनकी रचनाओं के विषय में जान समझ सकते हैं। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से संबंधित रचनाएं दी गई हैं और उनकी वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट में जाकर उनकी रचनाएं जो हैं पढ़ सकते हैं। तो ये थे पाठ 7 मत बांधो कविता के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।